हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज देखनी है। इसका मतलब हमें ये जानना है कि बेसिस ऑफ चार्जेस क्या होगा। जब इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है तो कोई ना कोई बेस होगा, हम उस बेस को आज जानेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस को यहाँ पर देखिए चार्ट में समझाया है। इस टाइप में या तो पर्सन रेसिडेंट होता है या फिर वो एनआरआई होता है। जब वो अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के केस में टू टाइप्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यही समस्या रहती है कि किस सिचुएशन में हम पर्सन को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं, क्या टेस्ट करें, कैसे हम उनके रूल्स को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर वो रूल्स, एक बेसिक कंडीशन होती है, एक एडिशनल कंडीशन होती है, उनको यूज़ किस तरह किया जाता है उसके लिए मैं आपको एक टेस्ट मॉडल यहाँ पर देना चाहता हूँ। यहाँ टेस्ट मॉडल के थ्रू आप देखें कि सबसे पहले लिखा है बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन ए सबसे पहले आपको टेस्ट करनी होती है। कोई भी पर्सन है, अब आपको उसकी लायबिलिटीज फाइंड करनी है रेसिडेंशियल की, कि हम उसको किस कैटेगरी में रखें। जब मैं बोलूँगा किस कैटेगरी, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ कि किस कैडर में उसको रखें। तो इसके लिए आप समझिए कि हमें हमेशा करंट ईयर में वर्क करना होता है प्रीवियस ईयर के लिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि करंट ईयर जैसे हमारे पास अभी चल रहा है 2021, तो जो 2021 है इससे ठीक प्रीवियस ईयर के लिए हमें स्टेटस फाइंड करना होता है। तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो गया, 1920। तो 2019 हमारा प्रीवियस ईयर है, इसी में ही हमको उसका स्टेटस फाइंड करना है। सपोज करती है कोई पर्सन आया, तो जब उसको हम चेक करें तो कैसे करें, सबसे पहले हम कंडीशन ए इंप्लीमेंट करते हैं। कंडीशन ए में आंसर या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। यस आने का मतलब कि वो कंडीशन ए को सेटिस्फाई करता होगा, और नो आया तो मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखिए क्या कंडीशन ए है। कंडीशन ए बहुत ही इजी है। वो डायरेक्टली क्या कहता है, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो बंदा 182 डेज या तो इंडिया में स्टे कर रहा है या उससे ज्यादा दिनों के लिए, या फिर नहीं कर रहा है। सपोज करिए कि वो 200 डेज इंडिया में स्टे करता है, तो 200 डेज अगर स्टे किया तो इसका मतलब है कंडीशन ए सेटिस्फाई हुआ और आंसर यस हो गया। तो यस आ गया तो क्या करेंगे, तो ये देखिए ये एरो यहां पर दे रखा है। अगर आंसर इसका यस आ गया तब हम क्या करेंगे, तब उसके बाद में हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। क्या एडिशनल कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। देन अगर आंसर नो आ गया तब हम क्या करते हैं, नो आने पर हम कंडीशन बी चेक करते हैं कि कंडीशन बी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ये देखिए अगर आंसर नो आ गया तो हम बेसिक कंडीशन बी को चेक करते हैं। तो बेसिक कंडीशन बी को भी समझ लीजिए कि क्या है। बेसिक कंडीशन जो बी हमारे पास है वो इस जगह पर दे रखी है। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है बेसिक कंडीशन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दो बातें हैं इसके अंदर में, ये देखिएगा ऐसे, दिस पॉइंट 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहली बात हम क्या चेक करेंगे, प्रीसीडिंग ईयर के साथ में प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग में 4 years को हमें चेक करना है। इन 4 years को जब हम बेटा चेक करेंगे तो हमें देखना होता है कि इसमें 365 डेज वो रहा है कि नहीं। तो यही देखिए एटलीस्ट 365 डेज, कितने दिन कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 365 डेज। तो 4 सालों में 365 डेज टोटल की बात हो रही है कि 365, भले ही वो सेकेंड ईयर में 1 डे स्टे किया हो इंडिया में, मगर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को मिला करके अगर 365 डेज है तो अब इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में प्रीवियस ईयर का जो होना चाहिए वो 60 डेज। तो यहां पर मैंने आपको लिखा 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। आप कहेंगे नहीं सर कुछ एक्सेप्शन है इसके लिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया है। इन एक्सेप्शन को भी हम इधर पढ़ेंगे, ये अलग से बताएंगे एक्सेप्शन को। तो अभी आप इतना ही समझिए कि 60 डेज। तो कंडीशन बी हम उसकी देखते हैं। कंडीशन बी क्या देखेंगे, 4 years को देखेंगे। उस 4 year में 365 डेज उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रीवियस ईयर का 60 डेज उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा या फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यस कर देता है मतलब वो सेटिस्फाई कर देता है, तो इस कंडीशन में हम फिर एडिशनल को फिर चेक करते हैं, फिर टेस्ट किया जाएगा एडिशनल का।
बात करते हैं नो की, जहां से कहानी खत्म हो रही है। तो अब उसने देखिए कंडीशन ए को भी नो कर दिया, हमने उसके ऊपर टेस्ट किया, कंडीशन ए को सेटिस्फाई नहीं किया, नो हो गया आंसर। तो हमने कंडीशन बी उसके ऊपर टेस्ट किया, कंडीशन बी को भी उसने नो कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो कहने का मतलब कि बेसिक कंडीशन ए और बी दोनों ही, मैं यहाँ वर्ड लिखता हूं इसलिए और वर्ड लिख रहा हूं एंड नहीं, ए और बी वो दोनों को भी इस टेस्ट में पास नहीं कर पाया, आंसर नो हो गया। तो जब बेसिक कंडीशन ना ए सेटिस्फाई करी ना उसने बी सेटिस्फाई करी, तो इस हालत में हम उसको क्या बोलेंगे डायरेक्टली, एनआरआई। तो ये देखिए पॉइंट हुआ एनआरआई, ये एनआरआई की बात हो गई। तो सरल शब्दों में आप इस तरह समझ सकते हैं कि बेसिक कंडीशन में ना ए सेटिस्फाई करे ना बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई करे, तब हम उसको एनआरआई कह देते हैं। ये सिंपल हो गया एनआरआई, बहुत ही इजी हो गया। अब बात आती है कि अगर वो कंडीशन ए को सेटिस्फाई कर देता है तब हमें क्या करना चाहिए, तब क्या हमें बी कंडीशन चेक करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। जब कंडीशन ए सेटिस्फाई कर दिया तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही कंडीशन ए सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्टली आप जो है एडिशनल कंडीशन को चेक करिए। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो बी भी चेक करेंगे, कर लीजिए, मैंने ये कब मना किया? मैं तो सजेशन दे रहा हूं कि कोई जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि ए सेटिस्फाई कर ले या बी सेटिस्फाई कर ले, इन दोनों में कोई भी अगर सेटिस्फाई कर ले तो आपको एडिशनल कंडीशन देखनी होती है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि आप यहां तक समझ गए हैं कि हमने कंडीशन ए या कंडीशन बी, मतलब और हिंदी में क्या अथवा, ए और बी में अगर कोई भी सेटिस्फाई कर लिया तब बारी आती है एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन को आप बेहतर ढंग से समझ सके इसके लिए मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दी है कि हमें इसकी हिस्ट्री चेक करनी होती है। हिस्ट्री चेक करने के लिए कंडीशंस दो होती हैं और दोनों ही हमको सेटिस्फाई करनी होंगी। तो ये बेसिक कंडीशन के साथ में एडिशनल कंडीशन देखिए 1 और 2 है, ये दोनों ही। इसके लिए डायरेक्ट हिंट दिया 2 years 10, 2/10 आपको दिख रहा है, मतलब 10 सालों में 2 साल की शर्त है। तो 10 years में 2 years की शर्त है रेसिडेंट की। यहाँ लिखा है रेसिडेंट 2 out of 10 previous year। तो पिछले जो 10 साल हैं उसमें से 2 years वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो क्या सर वो 9th ईयर और 10th ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए? 10 सालों में किसी भी ईयर में, 3 या 3rd ईयर का भी हो सकता है, 9th ईयर का भी हो सकता है। तो 2 out of 10 वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एंड लिख देता हूं, एंड 7 ईयर्स में हम हिस्ट्री देखेंगे, 7 ईयर्स में 730 डेज उसको होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है उसको देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रीसीडिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर है उससे प्रीसीडिंग पिछला चलेंगे, हम पीछे चलेंगे। तो प्रीसीडिंग ईयर से जब हम पीछे चलेंगे तो 10 ईयर्स में 2 ईयर्स वो रेसिडेंट होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गई। और साथ ही साथ 7 ईयर्स में 730 डेज टोटल, 730 डेज टोटल, मतलब सेकेंड ईयर में मान लो एक ही दिन रुका वो, और बाकी सब ईयर्स में उसको काउंट करके देखा गया तो 735 डेज हो रहा है। तो ये 735 डेज हुआ तो 730 को क्रॉस कर गया। तो बस ये देखना है कि 730 डेज सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट के मन में आता है सर हमारा प्लेन आया दोपहर में 12 बजे और शाम को वो जो मूव कर गया, चला गया, तब हम क्या करेंगे? हम तो इंडिया में उस दिन रुके ही नहीं। तो बेटा इस तरीके के दिनों को हम काउंट करके एक कॉम्बिनेशन 24 आवर्स का डेवलप कर लेंगे जो कि 1 डे हमारे लिए हो जाता है। और 1 डे काउंटिंग, तो सर इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक प्लेस होती है कि इंडिया में हमें उसी जगह दोबारा आना है? जैसे हम दिल्ली में पहले आए थे तो दोबारा जब भी आए तो हम दिल्ली में आए तभी ये शर्त सेटिस्फाई होगी? नहीं बेटा, इंडिया के अंदर अगर आप पहले मान लीजिए दिल्ली में भी आए हैं, दोबारा बॉम्बे आते हैं तो वो इंडिया ही माना जाएगा। तो इसलिए इंडिया के अंदर अगर आप हैं उसी को जोड़ करके हम काउंटिंग करते हैं और 730 डेज की सेटिस्फैक्ट्री लेवल को देखते हैं। अगर हम लोग 730 डेज की ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं 7 ईयर्स में और 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के रेसिडेंशियल स्टेटस को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो कर लेते हैं मतलब आंसर यस है। ये दोनों ही कंडीशन का अगर आंसर बेटा यस होता है तब हम उसको स्टेटस देंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, तब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर इन दोनों को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो इस हालत में हम उसको क्या कह देंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो जाएगा। तो आपने अभी यहाँ पर ये सीखा कि किस तरह हम एनआरआई का स्टेटस देंगे, किस तरह हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट का देंगे, किस तरह हम नॉट ऑर्डिनरी का रेसिडेंट देंगे। ये स्टेटस को डिफाइन करने के लिए
टू कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक कंडीशन जिसको हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं और एक कंडीशन हमारे लिए एडिशनल होती है। एडिशनल की बेटा बात तभी आए, एडिशनल की बात तभी आएगी, देखिए जब ए और बी में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो, दोनों हो तब तो बात ही अलग। अगर ए सेटिस्फाई हो गई तो एडिशनल चेक करिए, बी सेटिस्फाई हो गई तो एडिशनल चेक करिए। जैसे ही अगर ए और बी दोनों का आंसर अगर आपका नो में आ जाता है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे एनआरआई हो जाएगा। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि एनआरआई डायरेक्टली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एनआरआई के लिए आप इसको देखिए मत, एनआरआई के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन देखिए, ना वो कंडीशन ए सेटिस्फाई करे ना ही उसके बाद कंडीशन बी सेटिस्फाई करे, वो एनआरआई हो गया, बात ही खत्म। अब हम देखते हैं सेकंड कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कैसे हो सकता है। तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए हमारे पास एक शॉर्ट रास्ता है, एक हमारा लॉन्ग वे है। तो शॉर्ट वे क्या है, कंडीशन ए सेटिस्फाई किया तो डायरेक्टली हमने चेक कर लिया एडिशनल को। लॉन्ग रास्ता क्या है कि कंडीशन ए का आंसर नो आता है तो हम कंडीशन बी को भी देखें, फिर बी के बाद में हम एडिशनल को लगा दें। इस तरह से ये 3 कंडीशंस हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर ली, तो ये 2 कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर ली और 3 टर्म्स को बेहतर ढंग से समझ लिया। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये पॉइंट छोड़ा था एक्सेप्शन वाली बात, तो क्या हाँ सर 60 डेज का एक्सेप्शन था। 60 डेज को एक्सेप्शन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 60 डेज का एक्सेप्शन कब यूज नहीं किया जाता है, मतलब 60 डेज की जगह 182 डेज यूज कर लिया जाता है वर्ड। तो अब 60 डेज का एक्सेप्शन क्या होता है, 182 डेज होता है। ध्यान दीजिएगा, इस जगह की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन बी की बात हो रही है। कंडीशन बी कब, जब प्रीवियस ईयर में 60 डेज हो और एडिशनल 4 सालों में 365 हो। तो ये अलग से रखा है, ये अलग से रखा है, ये तो पूरी शर्त वही है, इस कंडीशन में कोई मतलब नहीं है। मगर जो 60 डेज है, हम 60 डेज की जगह 182 डेज लेते हैं। किस हालत में, इसको समझना होगा। इसके लिए हमारे पास जो बंदा है, जो पर्सन है, उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो आउट और इन। बुक में आउट के लिए लीव वर्ड दे रखा है, मतलब जब वो इंडिया से जाता है, और दूसरा इन, जब इंडिया में वो आता है। तो पहले हम जाने वालों को देखेंगे, जब आउटगोइंग कंडीशन है लीव इंडिया, तो जब बेटा लीव इंडिया करेंगे तो उसके लिए शर्त है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हमारे यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जब सिटीजन ऑफ इंडिया है तो 2 ही बातों से उसको इंडिया छोड़नी है। कौन सी 2 बातें इंडिया छोड़नी है, पहला जॉब पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने के लिए गया हो। दूसरा मेंबर ऑफ क्रू होना चाहिए किसी इंडियन शिप का। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन कंट्री शिप, स्टूडेंट शिप देखता है, क्रू मेंबर देखता है और ये कंडीशन यूज कर लेता है। स्पेसिफिक है कि इंडियन शिप में वो क्रू मेंबर होना चाहिए। तब हम यहाँ पर जाने वाली कंडीशन में 60 डेज नहीं लेते और 182 डेज देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा किस वजह से किया जा रहा है, क्यों हम 60 डेज नहीं ले रहे हैं। बेटा अगर हम 60 डेज का दायरा बना देंगे तब तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज अराइज ही हो जाएगी। रेसिडेंट की कंडीशन में, कौन सा, ऑर्डिनरली रेसिडेंट में, जिसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग सकता है। अब वो हमारे यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है वर्क करने के लिए, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये टारगेट होता है कि इनको हम प्रमोट करें, तो प्रमोट करें, कुछ दिन इंडिया में और ज़्यादा रुके। तो जब कोई ऐसा फॉरेनर अगर होगा, फॉरेन जा रहा होगा, ऐसी कंडीशन में रेसिडेंट होगा, तो उससे इंडिया को करेंसी भी तो मिलेगी। तो जितने ज़्यादा दिन यहाँ रुके, क्योंकि 60 डेज तो पता ही नहीं चलते हैं, इसलिए जो क्रू मेंबर्स हैं उसमें 182 डेज एक्सपेंशन दे दिया। जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक्सपेंशन दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा छूट दे दी जाती है कि हम काउंट किस तरीके से करें, किनके लिए, जाने वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, पर्पस ये है, स्टे इन इंडिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो स्टे इन इंडिया में ये जाने वाले लोग हो गए, इसी तरह इंडिया में आने वाले भी लोग होंगे। तो जब इनकमिंग होंगे तो उसके लिए जो टर्म टेक्निकल यूज होता है वो विजिट वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे विजिटेड टू इंडिया, मतलब इन हो रहे हैं। ये 2 तरीके के लोग हैं हमारे इंडिया में। बाहर से 2 तरह के लोग आ सकते हैं, एक वो जो फॉरेन नेशनल के हैं, फॉरेन नेशनल वाले, फॉरेन नेशनल मतलब इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब कि उनके 4 फादर्स मतलब दादा दादी मदर फादर वो इंडिया में रहे हो, और जब इंडियन ओरिजिन की बात होती है तो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो, मीन्स आज़ादी से पहले वाले में अगर वो पार्ट है तो उनके लिए इंडियन ओरिजिन होता है। सपोज करिए उनको मोहब्बत जाग गई कि हमको इंडिया में
मिलकर आना है, ताजमहल देख करके आना है, तो वो इंडिया विजिट करते हैं कि नहीं करेंगे? तो उनकी बात हो रही है कि वो इंडिया इन आते हैं। देन दूसरे कौन से हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, जो यहाँ के ही सिटीजन थे, वो अब्रॉड गए थे, जॉब वगैरह कर रहे थे, किसी वजह से फिर वो इंडिया आ जाते हैं। तो अब आप टाइम पीरियड समझिए, एक जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं वो ताजमहल देखने आए हैं, तो 60 डेज तो पता ही नहीं चलेगा, अगल बगल उन्होंने घूम लिया, और 60 डेज जैसे ही क्रॉस होगा तो आप उनको चेंज कर दोगे, उनका स्टेटस बदल जाएगा। तो स्टेटस में उनको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि इस जगह पर हम 60 डेज नहीं लेंगे, हम 182 डेज की कंडीशन देंगे। अब सोच करके देखिए, एक मिस्टर एक्स हैं जो कि अमेरिका में थे और वो इंडियन ओरिजिन पे थे, फॉरेन नेशनल है उनके पास, नेशनलशिप थी, और उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं इंडिया घूमने के लिए। अब इंडिया में टूरिस्ट प्लेस पे अगर जाएंगे तो जैसे ही 60 डेज उनका क्रॉस होने लगेगा तो 161 डेज 62 डेज तो बहुत जल्दी बीत जाएगा, तो जल्दी जल्दी इंडिया छोड़ के भागेंगे। अब सोचिए इस कंडीशन को, जितनी ज़्यादा दिन वो इंडिया में रहेंगे तो उतने दिन फॉरेन करेंसी तो इंडिया को मिलेगी, एक्सपेंसेस तो होंगे, कुछ तो बेनिफिट इंडिया को रहेगा। और हम उनको प्रमोट भी करना चाह रहे हैं कि टूरिज्म जो है वो प्रमोट भी हो जाए। एक एग्जाम्पल बताया आपको समझाने के लिए कि जब आ रहे हो तो दो तरीके के लोग हैं, जैसा आपने यहाँ पर देखा। इंपॉर्टेंट बात ये है, लिविंग आउटसाइड इंडिया, ये दोनों ही लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, अब इंडिया घूमने के लिए आ गए। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड किया जाता है इसका पर्पस समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में आएगा सर इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस जब डिफाइन हो गया तब इसके बाद हम इसके इंसिडेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि किस कंडीशन में टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और किस सिचुएशन अनराइज इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर के आता हूं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।